नादरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियां दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के जरिए से, उन धमकियों पे तहरीक इंसाफ का कोई रद्द अमल नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही या इस पे कोई रद्द अमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें या आप ये कहें कि ये एक सीरियस कैरेक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफर साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफर वही सहाफी हैं जो सियासतदानों के कमरों से जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरियम नवाज की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में। तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफर साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफी क्या होती है और ये कैसे, पैरामीटर क्या है, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से या झूठे दिल से, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन तीन चीजें जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में। अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर एक, ये जान से मारने की धमकियां हैं। इसमें जुल्फिकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियां हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद है, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट है। ये भी उन्होंने अपने कॉलम्स के जरिए से एतराफ किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप हर लिहाज से बात कर सकते हैं कि आर्मी चीफ को ये आईनी तौर पे इख्तियार नहीं है कि वो मईशत पे बात करें, वो बात करें खारजी मामलात पे या दाखिली मामलात पे। उनकी ये डोमेन नहीं है, ये सियासतदानों की है। और अगर वो ये कर रहे हैं तो इस पे अपोजिशन ही तनकीद करेगी ना, तो अपोजिशन इस पे बात ही नहीं करती। और मैं हैरान हूं पाकिस्तान के उलमा इकराम पे, यानी मौलवी हजरात से मेरा ये सवाल है कि मौलवी साहिबान, यानी आपको होश नहीं आ रही? सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखकर बताया हर छोटी छोटी चीज पे आप जाग जाते हैं, इद्दत वाले केस पे आपको होश नहीं आती। पाकिस्तान के मौलवियों को छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा कि माफी मांग लो। अब ये मिसाल देने का तुक क्या है? यानी क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है और इमरान खान को इबलीस साबित करने के लिए यह कुरान पाक का ये वाला हवाला पेश करेंगे? और जिन लोगों ने माफी मांग ली क्या वो सारे फरिश्ते साबित हो गए हैं? यानी जरदारी और नवाज शरीफ क्योंकि इन्होंने माफिया मांग के बूट पॉलिश किए हुए हैं, तो क्या ये फरिश्ते हैं? अब तो एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा क्लेम कर रही है। इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने बात की? बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि फजलुर रहमान साहब की जमात के कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा है इस्लामाबाद में मसाजिद के मामले को लेकर, क्योंकि ये ज्यादातर मसाजिद जो है वो ज़िया उल हक साहब के दौर में बनी है और फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके फिरके से मुताल्लिक है। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है कि इन मसाजिद में, इन मदारिस में वो बच्चे हैं जो उनके एहतजाज वगैरह में भी आते हैं और वो उनकी एक वाबस्तगी भी है इन मदारिस और मसाजिद के साथ, एक दिली वाबस्तगी भी हो जाती है ना। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान है, मैं भी हाफिज कुरान हूं, तो आए कुरान पाक सामने रख के बात कर लेते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज और तोड़फोड़ ज्यादा बड़ा जुर्म था या इस्लामाबाद में एक पुरानी मस्जिद को गिराना ज्यादा बड़ा जुर्म था। और अगर ग्रीन बेल्ट का मामला है तो ग्रीन बेल्ट पे तो बेशुमार लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई हुई है, नालों के रस्तों में बनाई हुई है, वहां से आगाज कर ले, मस्जिद क्यों गिराई गई? फिर हाफिज अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मस्जिद इतनी उजलत में गिराई गई कि कुरान पाक को भी दरगोर कर दिया गया, वहां पे दबा दिया गया जमीन में, कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई। और ये उन्होंने ऑन एयर कहा
اور پھر راتوں رات صفائی کر کے وہاں پہ درخت بھی لگا دیے گئے. اب آپ ناظرین اندازہ کیجئے کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہے وزیر داخلہ یا اتنی قدرت رکھتا ہے یا چیزوں کو ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ راتوں رات مسجد اور مدرسہ ہٹا کے وہاں پہ سیدھا میدان بنا کے وہاں پہ راتوں رات درخت لگا کے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو جب 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد ڈی چوک میں گولی چلی اور وہاں پہ لاشیں پڑی تھیں تو ان کے لیے پھر لاشیں غائب کرنا اور اس جگہ کو صاف کرنا, دھونا اور پہلے جیسا بنا دینا کون سا مشکل تھا؟ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. جو یہ کر سکتے ہیں اتنا بڑا کام, تو وہ کام بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اٹھاؤ اور غائب کر دو, ہر چیز صاف کر دو. لہذا یہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اس کے اوپر تھوڑی سی غصے میں ہے. لیکن مولوی حضرات جو آرمی چیف سے منسوب ایک چیز سہیل وڑائچ صاحب نے کی ہے اس کے اوپر ابھی تک بات نہیں کر رہے. ہم انتظار کریں گے کہ کون سے مولوی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب تو ڈیل نہیں کر رہے. یہ جو خواہش ہے نا معافی کی, یہ بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ سارے ان سے معافی مانگے. جب ابھی میری آج بات ہو رہی تھی حیدر مجید سے, یہ عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک ہے, ISF کے بھی رہے, وکلا تنظیموں کے بھی رہے, اور یہ حسان نیازی کے ساتھ یہ گرفتار ہو گئے تھے اور انہیں فوجی عدالت میں رکھا گیا تھا. فوجی کسٹڈی میں فوجی عدالت نے ان کو سزا دی تھی اور اس کے بعد جیل سے رہا ہو کر آ گئے. انہوں نے مجھے چند بڑی عجیب چیزیں بتائی. ایک تو انہوں نے بتایا جیسے ان پہ ٹارچر کیا جاتا تھا, جو ملٹری کسٹڈی میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی وہ انہوں نے مجھے بتائی. اور پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں جب سزا سنائی گئی تو ہم جیل میں تھے. سزا سنانے کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیں بلایا جاتا تھا, وہاں پہ وہ لوگ موجود ہوتے تھے, ملٹری کی جو عدالت کے لوگ ہیں وہ بھی, اور ساتھ میں جو جیل کا عملہ وہ بھی, اور وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا جو سزا سنا دیتا تھا. یعنی جتنے بھی لوگوں کو فوجی عدالت نے سزا سنائی ہے وہ ساری کی ساری سزا سپاہی نے سنائی ہے. اندازہ کریں آپ, عدالتوں میں سزائیں جو سناتے ہیں وہ جج سناتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو سزا سنائی ہے وہ ایک سپاہی نے سنائی ہے. وہ بلاتے تھے بندے کو, کھڑا کرتے تھے, اسے کہتے تھے جناب آپ کی اتنی سزا ہے, یہ جرم ہے, اب آپ جائیں. اور یہ سزا جو سناتا تھا نا وہ ایک نارمل سا سپاہی تھا جو یہ سنا رہا تھا. اس کے بعد حیدر مجید نے مجھے بتایا کہ چند دن کے بعد ہمارے پاس وہی لوگ آئے اور ایک معافی نامہ لکھ کر لائے. انہوں نے کہا جی آپ یہ معافی نامے پہ دستخط کریں اور ہم چیف صاحب کو یہ معافی نامہ بھیجیں گے تو وہ آپ کی سزا معاف کر دیں گے اور آپ باہر آ جائیں گے. تو حیدر مجید نے کہا جی میں نے انہیں معافی نامہ جو خود لکھ کر دیا اس کی جگہ پہ میں نے اس میں یہ لکھ کر دیا کہ, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ کر دیا کہ میں خود ایک وکیل ہوں, میں قانون کو جانتا ہوں اور میری امید پاکستان کے چیف جسٹس سے ہے, عدالتوں سے ہے, اور میں نے کچھ ایسا نہیں کیا اور میں کسی چیز کی معافی نہیں مانگتا, اور یہ ہمیں سزا بھی غلط ہوئی ہے. تو اس نے اپنا موقف پورا لکھ کے بھیج دیا. وہ موقف آج تک کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن حیدر مجید نے مجھے یہ بتایا. تو معافی منگوانے کا شوق کتنا آپ دیکھیں کہ ادھر ان کو سزا سنائی, پھر ان کے پاس خود ہی کاغذ لے کر جا رہے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگ لیں, آپ کی بڑی مہربانی ہو. جنگ کے بعد ناظرین انرجی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن سب سے زیادہ انرجی کی قیمتیں جو بڑھی ہیں پوری دنیا میں وہ پاکستان کے اندر بڑھی ہیں. پاکستان نے اس کو اپنا معاشی خسارہ پورا کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا کہ جناب جنگ لگی ہوئی ہے, یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو. تو جنگ کے بہانے وہ عوام کی جیبیں کاٹ رہے ہیں. دنیا نے جنگ کے دوران اپنے اپنے شہریوں کو سہولت دی, دنیا نے ریلیف دیا اپنے شہریوں کو, ٹیکسز میں کمی کی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے جنگ کے بہانے ٹیکسز کو دگنے سے زیادہ کر دیا, اور وہ صرف اس لیے کیا کہ یہ موقع ہے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا. اکانومی تو ویسے بھی نہیں چل رہی. پاکستان کی سرکار کے پاس, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا معاشی منصوبہ نہیں ہے جو پاکستان کو موجودہ بدترین معاشی حالات سے نکال پائے. اب جب وہ نہیں نکال پا رہے تو ان کے پاس راستہ کیا ہے کہ بجلی پہ پیسے کماؤ, گیس پہ پیسے کماؤ, پیٹرول پہ پیسے کماؤ, یا لوگوں سے اتنے ٹیکسز لے لو, تنخواہ دار طبقے کو کچل کے رکھ دو, اتنے ٹیکسز لے لو کہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ اپنا خسارہ پورا کرنے کی کوشش کریں, اور بڑے پیمانے پر قرضے بھی لیں, جس کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. یعنی پاکستان نے جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر اب تک جتنا قرضہ لیا اتنا قرضہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آنے کے بعد لے لیا. یعنی یہ 4 سالوں کے اندر اتنا قرضہ پاکستان لے چکا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ہوا. تو جنگ بندی کے بعد جو انرجی کی قیمتیں سب سے زیادہ پاکستان میں بڑی ہیں, اور پیٹرول جو ہے وہ اس پہ 44%, ڈیزل 85%, اور بجلی کے اوپر کوئی 35%, اور گیس کے اوپر بھی اسی طرح قیمتوں میں اضافہ لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ابھی مزید اضافہ ہوگا. ابھی یہ جو جمعہ آنے والا ہے, یہ جو نیکسٹ اب جمعہ آئے گا, آج کیونکہ سنڈے ہے تو جمعے والے دن کیا ہوگا, عوام پر مزید لیوی تھوپنے کا امکان ہے کہ عوام کو مزید لیوی ادا کرنی پڑے گی. دیکھیں IMF کا پاکستان پہ بڑا بوجھ ہے. وہ کہتے ہیں جی پیسے کماؤ, پاکستان پیسے کما نہیں پا رہا. وہ کہتے ہیں جی خسارہ پورا کرو, اس کے لیے یہاں ٹیکس لگاؤ, وہاں ٹیکس لگاؤ, وہاں ٹیکس لگاؤ. پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی IMF کہتا ہے وہ کرتی ہے, اور کرنے پر مجبور ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی معاشی پلان نہیں ہے, ان حالات سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. لہذا انہیں IMF کی ہر بات ماننی پڑے گی. اپنے ترقیاتی منصوبے بند کر دو, ہم کر دیتے ہیں. ڈیم بنانا بند کر دو, ہم بند کر دیتے ہیں.
फलाने फलाने प्रोजेक्ट सड़कों के वो भी बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अस्पताल ये बनाना बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। हम इसलिए बंद करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और आईएमएफ को पता है कि ये पैसा लगाएंगे तो वापस कहां से करेंगे। हाँ, जो चीजें हम बंद नहीं करते वो कौन सी चीजें हैं? हम अय्याशी बंद नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जहाज, ये चीजें खरीदना हम बंद नहीं करते। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाकर कीमतों में 60% इजाफा किया है, तो क्या ये पैसा किसी इंडिविजुअल की जेब में गया है, किसी एक आदमी की जेब में गया है, या कौमी खजाने में गया है? अगर कौमी खजाने में गया तो वो कौम के ही काम आ रहा है। ये एक अजीब बात बताई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि कौमी खजाने में जाने वाला पैसा कौम के काम आता है। कायरा साहब, कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उससे लग्जरी जहाज लिए जाते हैं। कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उससे हुक्मरान अय्याशी करते हैं। कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उसको अल्ले तलल्लों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उसमें एमएनएस को स्कीम्स दी जाती हैं जिनमें सब लोग कमीशन खाते हैं। कौमी खजाने में अगर पैसा जमा करना है तो लोगों का सारा को निचोड़ के लाके आप कौमी खजाने में जमा कर लें। आम आदमी को उसमें क्या मिलता है? ना पाकिस्तान में आम आदमी को तहफ्फुज़ मिलता है, ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना आम आदमी को पाकिस्तान में बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिलती हैं। तो कौमी खजाना अगर भर रहा है या आप पैसा कौमी खजाने में लेकर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है? 44.7% पाकिस्तानी डेटा के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और आप जेबें काट कर कौमी खजाने में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो कौमी खजाने में पैसा जाता है, कायरा साहब को लगता है कि ये कौम के काम आ रहा है। नहीं, ये उन लीडरों के काम आ रहा है जो कौम पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिए हैं। आज सहाफत का आलमी दिन है नाज़रीन। जिन ममालिक में सहाफत के बदतरीन हालात है ना, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। और जो वर्ल्ड डाटा है उसको अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको हैरत होगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान से पीछे होने चाहिए वो पाकिस्तान से बेहतर हालत में हैं सहाफत के नुक्ता नजर से। सहाफियों को नौकरियों से निकालना, उनके ऊपर मुकदमात बनाना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन पर तशद्दुद करना, उन्हें कत्ल करना, उन्हें लापता करना, उन्हें दबाव में डाले रखना, उन्हें धमकियां देना, उन्हें हरासा करना पाकिस्तान में एक मामूल की चीज बन चुकी है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी जूनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो अपने से कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे सहाफी को जो डेस्क पे बैठा हुआ है उसको झाड़ पिला देता है। मीडिया मालिकान जो हैं वो बेचारे तंग हैं। एक मीडिया चैनल के मालिक ने मुझे कहा कि हमने ये काम इज्जत के लिए किया था। तो इमरान साहब, इसमें तो इज्जत ही कोई नहीं है। मेरा तो दिल करता है कि मैं बेच बाच के छोड़ दूं ये काम। इसमें तो हम ये सोचते थे कि ये इज्जत वाला काम है, लेकिन ये तो बहुत बेइज्जत करते हैं। 2 टके का ऑफिसर उठता है, उठ के गालियां देता है और बदतमीजी करता है। तो ये अब इस तरह का ये बेहूदगी एक रूटीन बन गई है। बंदूक के जोर के ऊपर सारी चीजों को चलाया जाता है। नाज़रीन, वजीर आजम के बेटे की कमाइयां मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, एक तो ये कहते हैं जी इन्हें कौम का बड़ा दर्द है, दिल पे पत्थर रखा हुआ है, इसलिए हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कभी ये कहानी सुनाते हैं, कभी वो कहानी सुनाते हैं। जरा आप ये देखें ना कि वजीर आजम के बेटे का कितनी उसकी दिहाड़ी लगी है। ये जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक्तदार में आए ना तो 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया था चन्योर पावर प्लांट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक्तदार में, शहबाज शरीफ के बेटे का प्रोजेक्ट है, 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया चन्योर पावर प्लांट। और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अब तक शहबाज शरीफ का बेटा 7 अरब रुपए से ज्यादा गुज़िश्ता 6 सालों में ले गया है। यानी आप अंदाजा करें कि 7.5 अरब रुपया ये ले गया 6 सालों में। जितने का इसने प्रोजेक्ट बनाया था उससे ज्यादा पैसा ये 6 सालों में कमाकर ले गया। और ये पैसा पता किस चीज का? इसके बदले में इसने कौम को कुछ नहीं बेचा। ये कैपेसिटी पेमेंट का पैसा है, यानी जो बिजली नहीं बनाई इसने उसका पैसा लिया है। तो ये कैसे कौम के वफादार हो सकते हैं? क्या वजीर आजम अपने बेटे को नहीं कह सकता कि बेटा जो बिजली बनाई नहीं है कौम पे क्यों बोझ डालते हो? उस बिजली का पैसा कौम से क्यों लेते हो जो बिजली तुमने बनाई नहीं है? भाई, मुल्क के दुश्मन तो मुल्क से कैपेसिटी पेमेंट ले सकते हैं। क्या मुल्क का वजीर आजम भी कौम से कैपेसिटी पेमेंट ले सकता है कि जो बिजली मैंने नहीं पैदा की, जो मैंने कौम को नहीं बेची, उसके पैसे मैंने लेने हैं इसलिए क्योंकि मैं इस गंदे कारोबार का एक और हिस्सा हूं? तो ये आईपीपी नवाज शरीफ ने, जरदारी ने कौम को बांध के रख दिया। मुशर्रफ दौर में भी हुई, लेकिन दरअसल 2 बड़े मुजरिम यही हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन। इन्होंने इस तरीके से आईपीपी लगाए अपने फ्रंटमैनों के जरिए से, अपने ताल्लुकदारों के जरिए से, कि आज वो पैसा बना रहे हैं और पाकिस्तानियों को बिजली भी नहीं मिल रही। और मुआहदा चेक करें आप इनका कितना लंबा है। ये सज्जाद मुस्तफा बाजुआ साहब हैं, जर्नलिस्ट। इन्होंने, सज्जाद मुस्तफा बाजुआ साहब ने फॉर्मर एफआईए ऑफिसर हैं ये। इन्होंने बताया कि चन्योट पावर लिमिटेड की दस्तावेजात इन्होंने शेयर की और बताया कि लाइसेंस 11 जून 2014 को दिया गया और खत्म होगा 30 जून 2045 में। यानी आप 2045 तक शहबाज शरीफ के बेटे को कैपेसिटी पेमेंट देते रहेंगे। यह है जनाब पाकिस्तान में सूरत हाल, मतलब के 31 साल तक के लिए।
नादरीन, अबसार आलम साहब ने जो बम फोड़ा है उसके बहुत फायदे हो रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ चीजों में क्लैरिटी आ रही है। हम ये बात करते थे, वो कहते थे ये तो है ही हुकूमत के दुश्मन। हम वो बात करते थे तो वो कहते थे क्योंकि आईएसआई ने इमरान रियाज को अगवा किया था इसलिए ये गुस्सा उतार रहा है, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमरान खान को अगवा करवाया था इसलिए ये गुस्से में है। तो अबसार आलम तो क्योंकि नवाज शरीफ का अपना आदमी है, घर का आदमी है, इस वक्त हुकूमत में है, इससे पहले वो पैमरा का चेयरमैन भी रहा, तो वो इस हुकूमत के खिलाफ क्यों बोलेगा। अबसार आलम ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं जो बातें हम बड़े अरसे से कह रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अब ये साबित हो गया। रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये भी साबित हो गया। अदलिया पे कंट्रोल किया गया है और अदलिया को पैगाम भिजवा कर उससे फैसले करवाए जाते हैं, ये भी साबित हो गया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान के फैसलों में मुदाखलत होती है और वो लगातार अदलिया को धमकाने के लिए या अपने काम निकलवाने के लिए बंदों को इस्तेमाल करते हैं, अदलिया को भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी साबित हो गया। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी मुलव्विस है, ये भी साबित हो गया। अब ये अबसार आलम ने कहा है ना, तो अब साबित अबसार आलम नहीं करना है, ले जाओ अबसार आलम को अदालत में या लगा दो पीका उसके ऊपर। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, सिंध से जनाब जहाज जा रहे हैं, धड़ाधड़ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेकर डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और काला धन सफेद हो रहा है। और ये मोहसिन नकवी पे इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी ने बताया ही नहीं कि उसके पास एक फ्लैट था। जब मोहसिन नकवी ने अपने कागजात जमा करवाए ना तो उसमें भी नहीं बताया हुआ था। कुछ जर्नलिस्ट ने उनका यह दावा है कि अगर मोहसिन नकवी को इस मामले में सवाल किया जाए तो वो फंस जाएंगे और नाअहल हो जाएंगे। वजह यह है कि उन्होंने अपने एसेट छुपाए, जैसा कि बहुत और केसेस भी आपके सामने आ चुके हैं जहां पे लोगों ने एसेट छुपाए और उसके बाद उनको नतीजा भुगतना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। जाते जाते मैंने एक पोस्ट पढ़ी और फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए उस पर रिसर्च की, तो बिल्कुल वो डाटा ठीक है। और डाटा ये बताता है कि जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स थी वो 31.50 अरब डॉलर थी, यानी 31 अरब 50 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी जरदारी साहब जो छोड़कर गए थे। और 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो 1.5 अरब डॉलर कम हो गई थी एक्सपोर्ट्स। नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट्स गिरी, पाकिस्तान की पैदावार कम हुई, एक्सपोर्ट्स कम हुई। हालांकि ये कहते हैं हमने बड़े झंडे गाड़ दिए थे 2013 से 18 तक, तो 30.50 अरब डॉलर पे कम करके ये छोड़कर गए। फिर इमरान खान साहब का दौर आ गया, कोरोना का जो एक साल था उसमें एक्सपोर्ट्स नीचे गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के दौर में इतना काम हुआ कि उन्होंने 30.50 अरब डॉलर से जहां पे छोड़कर गया था नवाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत, उसको 39 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। यानी काफी इजाफा किया एक्सपोर्ट्स के अंदर, लगभग आप समझ लें कि 25% के करीब इजाफा किया इमरान खान ने अपने दौर में। और इमरान खान का दौर खत्म हो गया तो आपको पता है अब एक्सपोर्ट्स कहां पे पहुंच गई हैं? 32 अरब डॉलर पे। एक मरतबा फिर इन्होंने 7 अरब डॉलर सालाना की कमी कर दी। ये नाजरीन इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया